What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टेलर फैमिली. सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू. जी हाँ, सही सुना आप लोगों ने. 1 अप्रैल है और 1 अप्रैल हमारी कंट्री में फाइनेंशियल ईयर का न्यू ईयर स्टार्ट होता है, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक. तो अब फिर से आप लोगों के पास में एक और मौका है जिसमें आप लोग अपने आप के लिए एक रिजोल्यूशन सेट कर सकते हैं और उसको कंप्लीट कर सकते हैं अपनी लाइफ के लिए. यानी कि किस तरीके से क्या क्या चेंजेस आप लोग अपनी लाइफ में चाहिए. एक बार फिर से आप लोगों के पास में ये अपॉर्चुनिटी है. हर वीक नया वीक स्टार्ट होता है, हर महीने में एक नई डेट स्टार्ट होती है 1 तारीख से. तो आप लोग जब भी कुछ चेंज करना चाहते हैं लाइफ में तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है. जब भी मौका मिले उसको चेंज कर लेना चाहिए. इन सब चीज़ों को अभी टालना नहीं चाहिए. ओके, तो कोशिश कीजिए फिर से अपने रिजोल्यूशन को, जो भी आप लोगों ने रिजोल्यूशन लिया था, अब जो छूट गया था पहले 1 जनवरी को, अब फिर से 1 अप्रैल को आप लोगों के पास में ये एक ऑप्शन है, इसको फिर से आप लोग ट्राई कीजिए करने की. कितने बच्चे अब तक रिजोल्यूशन फॉलो करके चल रहे हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, और जो फॉलो करके नहीं चल रहे हैं वो भी बताएंगे कि क्या वो फॉलो करके चलने वाले हैं. आप ही का फायदा होने वाला है, जरूर इंप्लीमेंट कीजिए. इसके अलावा यहाँ पर काफी शानदार ये वीडियो रहेगी. करंट अफेयर, कुछ स्टैटिक और ओल्ड यूपीएससी क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं. इसी के साथ में यहाँ पर एक वार्म अप क्विज भी आप लोगों को आज देखने को मिलेगा, जो कि एक बच्चे ने सजेस्ट किया था. काफी अच्छा आइडिया लगा मुझे. यानी कि मॉर्निंग में जब आप लोग उठते हैं तो बच्चे ने बोला कि सर एकदम बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं तो माइंड काम नहीं कर रहा होता एकदम ढंग से. ठीक है, तो पहले एक छोटा सा क्विज डाल दो ताकि थोड़ा सा हमारी आंखें खुल जाएं, और उसके बाद में फिर क्वेश्चन वो कंटिन्यू रखो. तो एक छोटा सा क्विज रहा करेगा आप लोगों का, 2-4 मिनट का, 2-3 मिनट का. तो उसको देखा करेंगे. उसके बाद में फिर आप लोगों के जो रेगुलर क्वेश्चन आते थे वो क्वेश्चन आया करेंगे. ठीक है, बाकी जो हमारा जीआई का टैग चल रहा है वो चलता ही रहेगा. तो कुछ एडिशन हुआ है, घटा कुछ नहीं है. ओके, तो ये एक अच्छा एक चेंज आप लोग बोल सकते हैं, आप के द्वारा सजेस्ट किया गया था. तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के. तो सबसे पहले आप लोगों के सामने यहाँ पर जीआई टैग एक बार इसको देख लेते हैं, जो लास्ट वीडियो में आप लोगों से पूछा था. ये बोला जा रहा है कुर्ग अरेबिक कॉफी के बारे में. रिसेंटली अभी 2019 में ही इसको जीआई टैग का दर्जा दिया गया है, और नॉर्मली ईयर आप लोगों से नहीं पूछा जाता है. ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा कोई ज्यादा फोकस देने वाली बात नहीं है. किस एरिया में है और क्या चीज फेमस है वो पूछा जाता है. तो यहाँ पर ये कहाँ पर है, कर्नाटका के अंदर. और एग्रीकल्चर की कैटेगरी में ये कॉफी है जो कुर्ग अरेबिक कॉफी है, जिसको अभी जीआई का टैग अभी रिसेंटली दिया गया है. तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था. आज का जो आप लोगों का जीआई टैग है ये जाकर मैप में नहीं सॉरी जाकर देखेगा. ये है यहाँ पर चिकमंगलुर अरेबिक कॉफी. ठीक है, तो ये भी एक कॉफी है. रिसेंटली अभी 5 ऐसी कॉफी की वैरायटी हैं जिनको जीआई टैग का दर्जा दिया गया है. तो ये किस राज्य में है और कौन से टाइप की है, तो ये आप लोगों को बताना है. ओके, तो आइए अब देखते हैं आज का वार्म अप क्विज. और हाँ, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए पहले क्विज से स्टार्ट करा करूं या फिर जीआई टैग से स्टार्ट करूं. जो भी आप लोगों को सुटेबल लगे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इससे आप लोग की आंखें जल्दी खुलेंगी. तो जिससे आप लोग की आंखें जल्दी खुलेंगी उसी से स्टार्ट करूंगा. क्विज बोलते हैं तो पहले क्विज डाल दूंगा और फिर आप लोगों का जीआई टैग, और उसके बाद में सारे क्वेश्चन जो हम लोग रेडी डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. वार्म अप क्विज यानी कि आपकी आंखें खोलने वाला क्विज. सबसे पहले बात की जा रही है यहाँ पर इंडिया का फर्स्ट एग्री और फूड बिजनेस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म हमारी कंट्री में लॉन्च किया गया तेलंगाना के अंदर. तो एक सिटी का नाम आप लोगों को बताना है जिस सिटी में ये रिसेंटली अभी लॉन्च किया गया था. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है एक किताब का नाम जो कि रिसेंटली अभी न्यूज में भी थी और उसको शॉर्ट लिस्ट किया गया था द हिंदू प्राइज 2018 के लिए. हाफ द नाइट इज गॉन. ठीक है, तो हाफ द नाइट इज गॉन ये है यहाँ पर इसका किताब का टाइटल. ये किताब किस ऑथर, किस लेखक के द्वारा लिखी गई है, ये है क्वेश्चन आप लोगों का. नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर इलाहाबाद. इलाहाबाद का नाम चेंज कर, अभी आप लोगों को पता है नाम चेंज किया गया इलाहाबाद का रिसेंटली अभी, जो कि 16वीं सेंचुरी से पहले इसको प्रयाग बोला जाता था. फिर अभी इसका नाम चेंज कर प्रयागराज रख दिया गया. और इसके जो नाम रखा गया था इलाहाबाद की अगर बात करते हैं तो अकबर के द्वारा इसका एक और नाम रखा गया था. फिर शाहजहां के द्वारा चेंज कर द्वारा इसका नाम इलाहाबाद कर दिया गया था. तो ये डिटेल में आप लोगों को यहाँ पर बताना है कि अकबर के द्वारा नाम क्या रखा गया था. पहले अगर बात करें 16वीं सेंचुरी की अगर बात करें उससे पहले प्रयाग था यहाँ पर. फिर अकबर आया, उसने उसका नाम कुछ और कर दिया, ये आप लोगों को बताना है. फिर यहाँ पर शाहजहां, उसने इसका नाम इलाहाबाद कर दिया, और फिर से इसको योगी जी ने अब कर दिया प्रयागराज. ठीक है, तो ये पूरा पैटर्न है. तो आपको लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए. मैन बुकर प्राइज 2018 किस राइटर को मिला है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ी फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछा जाता है. तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए. मैस्कोट क्या था यहाँ पर जो हॉकी वर्ल्ड कप अभी आप लोगों को इंडिया में देखने को मिला 2018 में, ये आप लोगों को बताना है. इसी के साथ में इंडियन सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड यहाँ पर किसको मिला है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने. यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि अभी रिसेंटली किसके द्वारा एक रोबोट आस्क यहाँ पर स्टार्ट किया गया, जिसमें आप लोग जाकर कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप लोगों को आंसर मिल जाएगा. इसका नाम है दिशा. तो दिशा ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आंसर देने की मशीन है. तो ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है ये आप लोगों को बताना है. नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है इंडिया के एक राज्य के बारे में जिसको यूनाइटेड नेशन के द्वारा रिसेंटली अभी ऑर्गेनिक राज्य का दर्जा दिया गया है.
तो इसका नाम आप लोगों को बताना है। इंटरनेशनल डे ऑफ रिडक्शन ऑफ द पॉवर्टी, यानी कि गरीबी हम लोग को मिटानी है, ये डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये आप लोग का वार्म अप क्विज, यानी कि आंखों खोलो क्विज। तो आंख खोली अपनी और जग जाइए मेरे प्यारे लालो। आइए अब आंसर देख लेते हैं। अपना स्कोर जरूर लिखिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। तो ये बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट जो एग्री एंड फूड बिजनेस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म वारंगल सिटी तेलंगाना में देखने को मिला। नेक्स्ट ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जिनके द्वारा हाफ द नाइट इज गॉन, ये है यहाँ पर अमिताभ बगाची, अमिताभ बच्चन नहीं है बगाची, ये याद रखेगा। इनका यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया गया था किताब किसके लिए, द हिंदू प्राइज जो होता है यहाँ पर 2018 उसके लिए। ये अकबर के द्वारा इसका नाम रखा गया था इलाहाबाद, शाहजहां ने इसका नाम कर दिया इलाहाबाद, और फिर अब योगी जी ने कर दिया इसका नाम प्रयागराज। पर लेकिन इन सबसे पहले इसका नाम था प्रयाग, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट राइटर है यहाँ पर अन्ना बूंस, जिनको यहाँ पर मैन बुकर प्राइज अवार्ड 2018 दिया गया। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ओलिव टर्टल मैस्कोट था यहाँ पर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2018 का। और इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, इंपॉर्टेंस ये है कि ये इंडिया में हुआ था, पहली बात। दूसरी बात, इंडिया में कौन से राज्य में, तो ये उड़ीसा में हुआ था। सिटी थी भुवनेश्वर, जीता गया था बेल्जियम के द्वारा, और रनर अप थी यहाँ पर नीदरलैंड, और तीसरे नंबर पर थी ऑस्ट्रेलिया। कोई भी क्वेश्चन बने तो माइंड में क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है, यह है प्रेमा गोपालन, जिनको इंडियन सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। IRCTC है यहाँ पर, जिसके द्वारा नया एक सिस्टम स्टार्ट किया गया था, एक चैट रोबोट जिसको आस्क दिशा बोला गया। कोई भी अगर आप लोग की प्रॉब्लम में जाकर पूछे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पर आंसर देगी, जो कि आप लोग को मतलब जो भी आप लोगों का प्रॉब्लम होगी, जो भी आप लोग क्विज होगा। सिक्किम है वो राज्य जिसको दर्जा गया यूनाइटेड नेशन के द्वारा फर्स्ट ऑर्गेनिक राज्य, यानी कि जो खाद होती है वो नॉर्मल यूज की कर इनके द्वारा अच्छी खासी खेती की गई, तो ये दर्जा इनको दिया गया। इंटरनेशनल डे ऑफ रिडक्शन पॉवर्टी ये अक्टूबर 17 को सेलिब्रेट किया जाता है। तो बताइएगा पहले क्विज चाहते हैं या फिर पहले आप लोग जीआई टैग चाहते हैं, जो भी आप लोग सुटेबल लगे, और बाद में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पर लेकिन मॉर्निंग में उठकर पार्टिसिपेट करना है, ये आप लोग की ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आइए आगे चलते हैं। 2017 यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रिकी और बड़ा ही आसान क्वेश्चन। बात की जा रही है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में। हमारी कंट्री में 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके पंचायती राज सिस्टम और हमारी कंट्री में म्यूनिसिपैलिटी सिस्टम लेकर आया गया, ताकि जो हमारी कंट्री में पावर है उसको डिसेंट्रलाइज किया जा सके। तो पहला ऑप्शन बोला गया है फेडरलिज्म, यानी कि संघवाद का ढांचा फॉलो किया जा रहा है। दूसरा डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि लोकतांत्रिक जो पावर है उसका विकेंद्रीकरण करना, यानी कि लोकल एरिया में भी पावर प्रोवाइड कराना। एडमिनिस्ट्रेटिव डेलीगेशन, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, प्रशासनिक प्रतिबंधन, और यह है प्रतिनिधिमंडल, ठीक है। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करें तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो कहने का मतलब यहां पर यह आंसर होगा इसका बी। क्योंकि कैसे आप लोग इसको समझ सकते हैं, जब संघवाद के ढांचे की बात करते हैं तो इसका मतलब है हमारी कंट्री में 29 स्टेट है और 7 यूनियन टेरिटरी हैं। तो देखिए इसके बीच में सेंटर है और ये सारे इस तरीके से यहाँ पर कनेक्ट है। तो ये हो गया, क्या हो गया, ये एक तरीके से फेडरलिज्म का सिस्टम हो गया। ये अपना काम करें और यहाँ पर ये अपना काम कर रहे हैं। पर लेकिन जब बात कर रहे हैं यहाँ पर उसके नीचे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में, तो ये एक तरीके से जो यहाँ पर ये राज्य हो गए, इसके नीचे जो पावर राज्य की है उस पावर को इनके थोड़ा थोड़ा पावर छीन के एक और नए पैटर्न को, एक और नए सिस्टम एक क्रिएट करना लाइन, और उसको पावर देना, यानी कि राज्य की थोड़ी थोड़ी पावर और ग्राउंड लेवल पर पहुंचाना। ये था डिसेंट्रलाइजेशन, एक तरीके से डेमोक्रेसी का, यानी कि डेमोक्रेसी को और ग्राउंड लेवल पर पहुंचाना। बिल्कुल ऐसे आप लोग इसको देखते हैं, जैसे एक तरीके से सेंटर हो गया ऊपर, फिर हो गया राज्य, और फिर हो गया पंचायती राज सिस्टम। तो जो पावर सबसे ज्यादा किसके हाथ में, सेंटर के, फिर राज्य के, और फिर यहाँ पर लेकिन ग्राउंड लेवल पर कौन कनेक्ट रहता है, तो यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट पर पंचायत गांव की बात करें, और अगर बात करें यहाँ पर शहर की तो ये हो गया म्यूनिसिपैलिटी। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ पर हो गया इसका आंसर, ना कि फेडरलिज्म। नॉर्मली इसके साथ भी आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो आंसर बी हो गया। अच्छा क्वेश्चन था, पता होना चाहिए। आगे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा सा और कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। बात की जा रही है हमारी कंट्री में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, यानी कि डीपीएसपी है, जिनको बोलते हैं राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। तो ये लिमिटेशन डालते हैं यहाँ पर जो हमारी कंट्री की गवर्नमेंट है या फिर जो पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिसी बनाने वाली बॉडी के ऊपर। तो किस पर इंपैक्ट डालते हैं, लेजिस्लेटिव फंक्शन पर, यानी कि जो भी इनके द्वारा लॉ बनाए जाते हैं, या फिर एग्जीक्यूटिव फंक्शन पर, यानी कि जो इनके द्वारा कार्य किए जाते हैं। तो किस पर लिमिटेशन डालते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये आप लोग को बताना है। आंसर है फर्स्ट, सेकंड, दोनों, या फिर किसी पर भी नहीं। तो आंसर हो गया यहाँ पर डी आंसर क्यों हो गया, क्योंकि जब आप लोग करते हैं बात फंडामेंटल राइट की, फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में है हमारे संविधान में 12 से 35 तक।
फंडामेंटल राइट यहां पर लिमिटेशन डालते हैं कि राज्य को जो है वो किसी का राइट हनन नहीं होना चाहिए। अगर राइट हनन होगा तो वो इंसान हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। तो ये लिमिटेशन जो अगर गवर्नमेंट की बात करें तो ये कौन डालते हैं, फंडामेंटल राइट डालते हैं, ना कि डीपीएसपी। डीपीएसपी लिमिटेशन नहीं करती है, डीपीएसपी गाइड करती है। नाम में ही देख सकते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल, यानी कि एक तरीके से डायरेक्शन देने का काम करते हैं। अब कोई ये बाइंडिंग नहीं है कि हाँ राज्य इनको करेगा भी या नहीं करेगा, बस हाँ इतना है कि 5 साल तक अगर वो पावर में आ जाते हैं, चाहे तो वो एक भी डीपीएसपी को इंप्लीमेंट ना करें, यहाँ पर अपने हिसाब से काम करते रहें। बस ये है कि जब फिर से इलेक्शन में आएंगे तो जनता जवाब मांगेगी, भैया बोला तो आप लोगों ने, मैनिफेस्टो में ये था, आप लोगों ने तो कुछ भी फॉलो नहीं किया यहाँ पर। तो कहने का मतलब यहां पर ये है डीपीएसपी किसी भी तरीके की लिमिटेशन नहीं करती है, जो लिमिटेशन करते हैं वो करते हैं फंडामेंटल राइट। तो कंफ्यूजन नहीं रखना है माइंड में। तो आंसर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटजी की बात की जा रही है। तो ये अभी रिसेंटली न्यूज में भी देखने को मिली थी और ये बार बार न्यूज में देखने को मिल रही है। तो ये किससे रिलेटेड है, आसियान से या फिर ब्रिक कंट्री से जिसमें हमारी कंट्री भी पार्ट है, या फिर यूरोपियन यूनियन या फिर G20। अगर आप लोगों से पूछे कि जैसे कि आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चलिए मैं ही क्वेश्चन पूछ लेता हूं, आसियान, ब्रिक, यूरोपियन यूनियन और G20, ऐसी इन 4 ऑर्गेनाइजेशन में से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेंबर इंडिया भी है? ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। अब ये क्वेश्चन पूछ लेता हूं, ये क्वेश्चन का आंसर देखिए जो इसमें दे रखा है, ये 2017 में प्रीलिम्स से पूछा गया है, डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटजी। तो देखिए ये कोई ना कोई एक तरीके से कंप्लीट जो ग्रुप है उसमें कंप्लीट डिजिटली मार्केट बनानी है ताकि कोई और ज्यादा इंटरफेयर न कर सके। आसियान भी कर सकता है, ब्रिक भी कर सकता है और यूरोपियन यूनियन भी और G20 भी। तो अच्छे से कौन कनेक्टेड है, जहां पर सिंगल करेंसी देखने को मिलती है, वो सारे एक तरीके से कनेक्ट रहते हैं कि एक कंट्री अगर उसमें घुस रहे हैं तो आप लोगों को एक कंट्री में घुस जाओ फिर सब में आप लोग घुस सकते हैं आसानी से। ये है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन के द्वारा यहां पर कुछ ऐसा प्रोग्राम चलाया गया और खासकर ब्रेक्जिट की वजह से काफी न्यूज में भी है। तो फिर से क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जा सकता है। एजेंडा ये है यूरोपियन यूनियन का कि 2020 तक इनका प्रोग्राम ऐसा रहे कि डिजिटल एजेंडा यूरोप 2020 इसको बोला जा रहा है, जिसके तहत ये 3 पिलर पर टिका हुआ है। एक तो ऑनलाइन प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है, दूसरा डिजिटल नेटवर्क जो है और सर्विसेज को और ज्यादा ग्रो करने की बात की जा रही है, तीसरा यहां पर यूरोपियन डिजिटल इकोनॉमी को ग्रो करने की बात की जा रही है, यानी कि सब कुछ डिजिटली अवेलेबल हो, लोगों को कोई भी प्रॉब्लम उनको फेस न करनी पड़े। तो ये जो सिस्टम यहां पर सामने रखा गया, ये यूरोपियन यूनियन के द्वारा सामने रखा गया और यूरोपियन यूनियन ब्रेक्जिट की वजह से काफी न्यूज में है, इसलिए भी आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे चलता हूं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये बात करता है बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 के बारे में। कि मतलब क्या है इसका मतलब ये है बेनामी प्रॉपर्टी किसी के नाम पर प्रॉपर्टी नहीं है, कुत्ते बिल्ली नौकर पता नहीं किसी के नाम पर प्रॉपर्टी लोग खरीद कर रखते हैं। और देखिए ये काफी लार्ज स्केल पर होता है, खासकर वो लोग जिनके पास में ब्लैक मनी होती है। तो उसी को जब्त करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा अभी 2016 में इसके अंदर चेंज किया गया ताकि अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है तो उसको जब्त किया जा सके। तो ये काफी एक तरीके से स्टिक यहाँ पर प्रोविजन निकल कर आया। तो उसके रेफरेंस में बोला जा रहा है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। तो सबसे पहला जो बोला गया यहाँ पर कि जो प्रॉपर्टी का ट्रांजेक्शन हो रहा है उसको ट्रीट नहीं किया जाएगा बेनामी अगर ओनर को प्रॉपर्टी के बारे में ट्रांजेक्शन के बारे में अवेयरनेस नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, खरीद कर दो तुम लोगों ने रख दी, इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, तो ये एक तरीके से लॉ को इग्नोर करने वाली बात हो गई। तो ये यहाँ पर ऑप्शन क्या हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा बोला जा रहा है कि अगर बेनामी प्रॉपर्टी मिलती है तो गवर्नमेंट उसको जब्त कर लेगी। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ बिल्कुल इसीलिए ये लॉ बनाया गया है अमेंडमेंट करके, ताकि अगर कोई ऐसी हरकतें पाई जाती है तो उसको जब्त कर लिया जाए प्रॉपर्टी को। नेक्स्ट स्टेटमेंट ये बोल रही है कि यहाँ पर ऑथोरिटी तो है यहाँ पर चेक करने के लिए, पर लेकिन कोई ट्रिब्यूनल नहीं है, यानी कि इसके लिए कोई अपील करने के लिए यहाँ पर कोई एक तरीका कोर्ट नहीं बनाया गया इसके लिए। ये बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पर एक्ट है उसके हिसाब से ट्रिब्यूनल भी बात की गई है बनाने की, जिसके बेस पर यहाँ पर ये काम कर रहा है। अगर कोई ऐसी हरकत होती है तो उसका सोल्यूशन निकाला जाएगा। तो स्टेटमेंट दूसरी सही है, फर्स्ट और थर्ड दोनों गलत हो गई। तो अगर पूछे गलत कौन सा हो गया तो आंसर हो गया सी, अगर पूछे राइट कौन सा है तो आंसर हो गया बी। तो दोनों ही तरीके से आप लोगों को आइडिया रखना है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे चलता हूं। काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा सा इसको एक तरीके से कॉमन सेंस से भी सोल्व कर सकते हैं। बात की जा रही है यहाँ पर बटरफ्लाई के बारे में, यानी कि तितलियों के बारे में। अगर तितलियों की जो संख्या है वो एकदम ह्यूज तरीके से फॉल हो जाए, यानी कि कम हो जाए जो संख्या तितलियों की, तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज या क्या क्या कॉन्सिक्वेंस पड़ने वाले हैं आज की डेट में अगर ये इस तरीके की घटना घट जाए तो
तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है। 3 स्टेटमेंट आप लोगों के सामने। पहला बोला जा रहा है कि जो परागकण होता है यानी कि जो पोलिनेशन होता है वो एडवर्सली इंपैक्ट होगा। दूसरा बोला जा रहा है इसकी वजह से जो फंगल इन्फेक्शन एकदम इंक्रीज हो जाएगा। तीसरा बोला जा रहा है यहाँ पर इसकी वजह से जो पॉपुलेशन है कुछ स्पीसीज की, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखते हैं जैसे कि वाप्स हो गए, स्पाइडर हो गई या फिर बर्ड्स हो गई, इनकी पॉपुलेशन गिर सकती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आप लोगों के सामने है। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट यानी कि ओनली 1, सेकंड 1 एंड 3, थर्ड है यहाँ पर 1 एंड 3, फोर्थ है यहाँ पर 1, 2 एंड 3, यानी कि कौन सी सही है ये आप लोगों को बताना है। कॉमन सेंस की बात की जा रही है, आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में भी, पोलिनेशन यानी कि जो तितलियां होती हैं परागकण लेकर जाती हैं एक पौधे से दूसरे पौधे पर, फूलों पर बैठती हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर जो आजकल में हम लोग जो भी फल फ्रूट्स खाते हैं, सारी चीजें जो आप लोगों को देखने को मिलती हैं ये पोलिनेशन की वजह से ही होती हैं। तो एडवर्सली इंपैक्ट पड़ेगा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और कॉमन सेंस की है, कोई ज्यादा मैथमेटिक्स नहीं लगाना है इसमें। दूसरी स्टेटमेंट की तरफ को चलते हैं, यानी कि ये गया यहाँ पर ए, या तो फर्स्ट होगा या थर्ड, और ये होगा थर्ड और फोर्थ होगा। सेकंड बोला जा रहा है कि यहाँ पर कि एक तरीके से यहाँ पर जो फंगल इन्फेक्शन है वो कल्टीवेशन प्लांट के अंदर वो इंक्रीज हो जाएगा। देखिए कोई इसका मतलब एक तरीके से डायरेक्ट स्टेटमेंट ये किससे कनेक्ट नहीं हो रही है, ऐसा नहीं होता, कई बार फालतू की स्टेटमेंट देते हैं, तो ये इसी तरीके एब्रप्ट स्टेटमेंट है, फालतू की स्टेटमेंट है, ऐसा कुछ होने वाले नहीं है फंगल वंगल ये सब दुनियादारी, क्योंकि फंगल थोड़ी ना खत्म कर रही है वहां पर ये। ठीक है, तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये जस्ट गुमराह करने वाली स्टेटमेंट है। अगर आप लोगों को इसके बारे में नहीं पता है तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर रुक सकते हैं, तीसरी स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं। आप लोगों को पता होगा तितलियां खत्म हो जाए, चाहे इंसान खत्म हो जाए, चाहे शेर खत्म हो जाए, चाहे बकरी खत्म हो जाए या हिरन खत्म हो जाए, फूड चेन पर इसका इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट आप लोग देखते हैं। इसकी वजह से कुछ पॉपुलेशन फॉल हो जाएंगी, क्योंकि जो तितलियां खाते हैं, मान लीजिए टिड्डे हो गए, मकड़ी हो गई या फिर कुछ चिड़िया हो गई जो तितलियां खाती हैं, तो उनकी पॉपुलेशन कम होती ही नजर आएगी आप लोगों को। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, यानी कि फूड चेन पे तो इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे इसकी जगह कोई सा दूसरा भी आप लोग ले लो, तो ये भी खत्म हो गया। ठीक है, और दूसरे के बारे में पता नहीं है, तो अब आप लोगों के पास में 50-50% चांस हो गए आप लोगों के मार्क्स यहां पर होने के। और जिस क्वेश्चन में भी आप लोगों को एग्जाम में ये लगता है कि ये सही है या गलत है, 50-50 चांस है। मैं ये बोलूंगा कि अगर आप लोग एक नॉर्मल जोन में है, ज्यादा अच्छे अटेम्प्ट नहीं किया, तो ऐसा क्वेश्चन को कभी भी आप लोग न छोड़ें, इतना तो रिस्क एग्जाम में लेना बनता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर? आंसर हो गया इसका सी। ठीक है, आगे चलता हूं और एक बात और बता दूं छोटी सी, यहाँ पर अगर कोई ऐसी एब्रप्ट स्टेटमेंट आती है ना यूपीएससी के अंदर, तो ये ध्यान रखिएगा बिल्कुल कि वो स्टेटमेंट मैक्सिमम टाइम आप लोगों को गलत देखने को मिलेगी, जिसके सिर और पैर नहीं होते हैं। तो ये भी एक बहुत ही फ्रीक्वेंटली एक एनालिसिस आप लोगों को देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, ये भी 2017 में पूछा गया है, बात की जा रही है यह है प्रेयर लर्निंग स्कीम के बारे में, यानी कि ये एक तरीके जो लर्निंग स्कीम है इसके बारे में पूछा गया था, ये न्यूज में थी रिसेंटली। तो बोला जा रहा है कि एक सर्टिफाइंग द स्किल एक्वायर बाय द कंस्ट्रक्शन वर्कर थ्रू द ट्रेडिशनल चैनल, यानी कि जो ट्रेडिशनल चैनल होते हैं उसके थ्रू यहाँ पर जो स्किल एक्वायर की जाती है, तो उसके थ्रू यहाँ पर ये इनको जो सर्टिफिकेशन देखने को मिला। यानी कि जो ये स्कीम है यहाँ पर ये कहीं ना कहीं जो कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए थी। पहली तो ये स्टेटमेंट आप लोगों को देखनी है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और आंसर भी इसका यही है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये है, एक तरीके से अगर आप लोग मान लीजिए, एक तो हो गया हमारी कंट्री में कोई प्रोग्राम चला रखा है, उसके थ्रू जाकर आप लोगों को सर्टिफिकेशन मिल जाए। एक हो गया आप लोग कोई डिग्री जाकर ले रहे हैं, तो उसके थ्रू हो सकता है। तो ऐसा नहीं है, जो ट्रेडिशनल जो चीजें चली आ रही है पुरानी, उसी के बेस पर काम करना कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए, तो ये इसके लिए यहाँ पर ये प्रायर लर्निंग स्कीम स्टार्ट की गई थी, खासकर कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो वर्कर है उनके लिए। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक एरिया की ये स्कीम थी, तो आंसर ए हो गया। अगला क्वेश्चन है, कुछ नीचे स्टेटमेंट है और पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। थोड़ा सा ट्रिकी और थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले बात की जा रही है जो राइट्स होते हैं, अधिकारों के बारे में बात की जा रही है। तो बोला जा रहा है अधिकार जो है वो नागरिकों के खिलाफ राज्य के दावे हैं, यानी कि जो अधिकार की बात आती है तो राज्य के हाथ में पावर होती है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? स्टेटमेंट सही कहां से हो जाएगी, क्योंकि इसका अपोजिट सही है, तो सीधा सीधा मतलब ही हो गया, पहली स्टेटमेंट का अपोजिट देख लो वही आंसर हो जाएगा। तो बात की जा रही है राइट्स जो है वो क्लेम, मतलब एक तरीके से नागरिकों के दावे हैं राज्य के खिलाफ। अगर फंडामेंटल राइट की बात करते हैं तो किस लिए है? ताकि जो जनता पर दबाव न डाल सके कोई किसी पर्टिकुलर कंट्री गवर्नमेंट। 1975 में क्या हुआ, इंदिरा गांधी जी ने सब कुछ जो राइट थे, सारे फंडामेंटल राइट को जरा सी देर में साइड में उठा के रख दिया था। तो इस तरीके की हरकतें फ्यूचर में ना हो सके तो संविधान में ये दिए जाते हैं, तो इस तरीके से दिए जाते हैं। पर लेकिन ये भी नहीं है कि संविधान में बस दे ही रखे हैं, उनका कोई यूज ही नहीं कर रहा है, तो ये एक तरीके से क्लेम और इंप्लीमेंटेबल भी होने चाहिए यहाँ पर। ठीक है, इनकॉर्पोरेट तो कर देते हैं कई सारी चीजें, बहुत से लोग, बहुत सी कंट्री ऐसे हैं जहां पे संविधान है पर लेकिन फॉलो कौन कर रहा है। तो राइट आर द क्लेम्स, तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट भी आप लोग बोल सकते हैं, पर लेकिन एग्जैक्ट आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। जो राइट देने के पीछे एक तरीके से फिलोसफी है, वो फिलोसफी यहाँ पर जो एक तरीके से इंप्लीमेंट होती है वो यहाँ पर होती है, राइट आर द क्लेम्स ऑफ सिटीजंस अगेंस्ट द स्टेट।
यानी कि स्टेट कोई ऐसी हरकतें न करे कि सिटीजन को सप्रेस करने की कोशिश करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ ट्रेडिशन दे रखी है और पूछा जा रहा है कौन से राज्य की ट्रेडिशन है, यानी कि फेस्टिवल टाइप में कौन से राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। पहला है यहाँ पर चापचर। चापचर उत्सव या चापचर जो कट फेस्टिवल है यहाँ पर, ये बोला जा रहा है मिजोरम में देखने को मिलता है। दूसरा बोला जा रहा है यहाँ पर यह खोंगजोम। खोंगजोम जो है यहाँ पर खोंगजोम परबा गाथा, ये यहाँ पर जो देखने को मिलता है ये बोला जा रहा है मणिपुर में। इसी के साथ में बोला जा रहा है नेक्स्ट जो है यहाँ पर यह थांग ता डांस, ये बोला जा रहा है सिक्किम में। तो देख लेते हैं कौन कौन सा कहां पर देखने को मिलता है। तो यहां पर ये है जो फर्स्ट वाला है खापचा, ये मिजोरम, खोमजोंग होगा यहां पर मणिपुर, और थांग ता डांस हो गया मणिपुर। यानी कि स्टेटमेंट जो होगी यहाँ पर, ये लास्ट वाली स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पर भी मणिपुर ही आएगा। 1 और 2 सही होगी और आंसर आप लोगों का बी हो गया। नॉर्थ इससे रिलेटेड है तो थोड़े से ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ ले जाते हैं, कई बार टर्म्स के बारे में नहीं पता होता है, पर लेकिन ये क्वेश्चन आपसे नहीं आते तो इसका मतलब ये हो गया कि किसी को भी नहीं आ रहे होंगे, कोई रेयर ही बंदा इनको करेगा। कुछ ऐसे ट्रेडिशन देखने को मिलती हैं या फिर कोई ना कोई न्यूज में होगा तो वो आप लोगों को पता चल ही जाएगा। तो इस तरीके से अगर कोई टफ क्वेश्चन दिखे तो उसको लेकर टेंस नहीं होना है एग्जामिनेशन हॉल में। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आता तो लाइक जरूर किया कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। बाकी सुझाव सजेशन कमेंट बॉक्स में आप लोग दे सकते हैं। इसी के साथ में जो पीडीएफ है आप लोग जाकर लिंक मिल जाएंगे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। कनेक्ट रह सकते हैं मेरे साथ में। आप लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम हर जगह आप लोगों को अवेलेबल मिल जाऊंगा। कुछ ना कुछ चीजें यहाँ पर शेयर की जाती हैं जो कि आप लोग फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ में आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करनी है। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार, और जोश जो है वो हाई रखो मॉर्निंग में, ताकि शाम तक अपनी लाइफ को एंजॉय कर सको। तब तक के लिए जय हिंद।